Very good evening. In this video, I am going to start probability exercise 13.2. In this exercise, dependent and independent events are explained thoroughly, and some questions are also in 13.2 which are totally related to independent events and dependent events. Then first of all, just we have to know what is the dependent and independent events. Then we have to start for the question. Here is some theoretical aspects. मल्टीप्लाइकेशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से अधिक इवेंट्स एक साथ होते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक इवेंट का फर्क अगर दूसरा इवेंट होता है क्या उसके ऊपर पड़ता है, या दो इवेंट है मान लीजिए, अगर एक इवेंट का घटने पर अगर दूसरे इवेंट के घटने पर उसका फर्क पड़ता है, उसमें चेंज आता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, उसका फर्क पड़ता है, उसके रिजल्ट में फर्क आता है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते हैं। तो अभी जो पहली वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। तो देखिए इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या था, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास था, क्या था हमारे पास, कि P 13.1 में जो एक्सप्लेन है उसमें क्या चीज है कि P B by A means probability of B when A is already occurred, और P और you can say, अब आप देखिए ये जो है हमने पढ़ा है पीछे, probability of event B whenever A is occurred, already occurred, तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसको कहते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लाएं तो P B इंटरसेक्शन A इक्वल टू PA डॉट या मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दो इवेंट अगर एक साथ होते हैं, अगर दो इवेंट एक साथ होते हैं तो उनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर जो ये जो साइन है, ये जो साइन होता है इंटरसेक्शन का, ये एंड का मतलब इसमें हम मल्टीप्लाई समझ सकते हैं। तो देखिए P A इंटरसेक्शन B मीन्स PA इंटू PB बाई A। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी घटना पहले A हो जाती है, उसके बाद अभी पहले A घटना हो जाती है, फिर उसके बाद B घटना होती है, तो यहां A जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि पहले A इवेंट हो गया तो B हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर ये मान लीजिए P A इंटरसेक्शन B, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P A इंटरसेक्शन B, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो दो इवेंट का एक साथ घटित होना, एक साथ अकरिंग, उनके दोनों इवेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन अब ये इसमें कंडीशन ये होती है, अब देखिए तीन घटनाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एक घटना घट गई, फिर ए घटने के बाद बी घटी। तो देखो पहले ए घटना घटित हो गई, इसके घटित होने के बाद बी वाली घटित हुई, तो इसका मतलब पी बी बाई ए का मतलब होता है ए घटना घटित होने के बाद बी घटित हुई है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ए इवेंट हैज बीन अकर्ड, देन आफ्टर दैट द बी इवेंट इज अकर्ड, देन आफ्टर दैट व्हेन ए एंड बी बोथ आर अकर्ड, अगर ए और बी दोनों हो गए तो उसके बाद सी हुआ, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी दोनों इवेंट हो गए हैं उसके बाद सी हुआ है। तो
ये इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइकेशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी दो या दो से अधिक इवेंट्स अगर एक साथ घटित होते हैं तो उनका हम क्या करते हैं, जैसे ए घटना घटित हुई और बी घटना घटित हुई और सी घटना घटित हुई। तो देखिए आप थोड़ा सुनिए इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। ए घटित होना और बी घटित होना और साथ में सी घटित होना। ए और बी और सी यानी ए एंड बी एंड सी आर अकरिंग टुगेदर, ये सब साथ में घटित हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइकेशन। इसको हम कभी भी एक से अधिक घटनाएं जब साथ में घटती हैं तो उनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन घटनाएं अगर एक साथ घटती हैं तो देखिए और के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए और तो कब होता है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये और के लिए होता है। और एंड के लिए क्या होता है, ये लगता है मल्टीप्लाइकेशन। और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी, जहां ए इवेंट और बी इवेंट अकर्ड, यानी ए होता है या बी होता है या दोनों इवेंट होते हैं साथ में, तो हम और लगाते हैं। और अगर ए और बी दोनों साथ साथ होते हैं, ए और बी, ए एंड बी अगर साथ में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए एंड बी। तो एंड जब लगता है तो यहां इंटरसेक्शन लगाते हैं। तो ये घटना एक, अगर दो घटनाएं साथ में घटित हो रही हैं तो पहले ए इवेंट घटित हुआ, उसके बाद बी इवेंट घटित हुआ। तो देखिए पहले ए इवेंट घटित हुआ तो इसको हमने छोड़ दिया। अब बी इवेंट कब घटित हुआ, जब पहला घटित हो गया ए, तो ये हो गया इनका मल्टीप्लाइकेशन। फिर इसके बाद पहले ए घटित हुआ, ये लिख दिया, फिर बी घटित हुआ, ए घटित होने के बाद तो पी बी बाई ए, फिर ए और बी दोनों घट गए, उसके बाद सी घटित हुआ, तो ए एंड बी एंड सी आर अकरिंग टुगेदर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसका मतलब केवल यही होता है कि ए पहले घटित हुआ फिर बाद में बी घटित हुआ, और ए और बी दोनों घटित हो गए उसके बाद सी घटित हुआ, यानी इवेंट अकर्ड हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब इंडिपेंडेंट इवेंट या नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट, ये अलग बात है, अभी मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी समझ में आएगी तभी सवाल क्लियर होगा। अब आप देखिए थोड़ा, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब होता है। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, यानी दो या दो से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। स्वतंत्र इफ द अकरेंस ऑफ और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर इवेंट, यानी दो घटनाएं स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट कहलाती है अगर ए के घटित होने पर बी के घटना के ऊपर उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, या ए के ऊपर बी के घटित होने का प्रभाव ना पड़े, तो हम ए और बी को क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं। ठीक है, दो घटनाएं कब इंडिपेंडेंट कहलाती हैं, जब ए के घटित होने के का बी के ऊपर प्रभाव ना पड़े या बी का घटित होने का ए के ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए और बी के साथ सी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक कॉइन उछालते हैं, देखिए कॉइन मतलब तो हेड और टेल होता है, और एक डाइस उछालते हैं साथ में, तो देखिए डाइस में जो इवेंट हैं 1 2 6 1 2 3 4 5 6, these are 6 events which may be occurred, and whenever you toss the coin then it gives head or tail। तो क्या ऐसा होता है कि अगर कॉइन में हेड आए तो क्या इसके 1 या 2 या 3 या 4 5 6 में आने में कोई इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और अगर 1 2 3 4 5 6 में से कोई आता है तो हेड और टेल आने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कॉइन और डाइस को साथ में उछालना फिर उनका रिजल्ट आना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो ये चीज अभी हम सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। इफ ए एंड बी, अब देखिए अगर दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हम पी बी बाई ए का मतलब क्या होता है,
कि जब ए घटना हो चुकी होती है तब भी घटता है। तो अब ए का हमारे ऊपर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए की घटना जो है वो घटित हो या ना घटित हो, बी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेन एवर ए इज अकर्ड डज नॉट डिपेंड ऑन ए, सो वी कैन राइट बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू बी बी, एंड सिमिलरली वी कैन राइट पी बाई ए बाई बी इक्वल टू पी ए, क्योंकि ए क्या बी का ए के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी जहां जहां पर हमने अभी पीछे जो लिखा है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, मान लीजिए यहां पर अभी अभी हमने समझाया आपको कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ए और ये ए इंटरसेक्शन भी हट जाएगा। देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए हम ये लिख सकते हैं कि जैसे पी बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए की घटित होना या न घटित होने का बी के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ए घटित होता है या नहीं घटित होता है उसका बी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको पी बी ही लिखेंगे, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट ना होता तब फर्क पड़ता। पी अगर यहां मान लीजिए ए बाई बी लिखा होता तो हम क्या लिखते, इक्वल टू पी ए लिखते, क्योंकि बी के घटित होने का ए के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, आपको और भी समझ में आएगा। देखिए अगर दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन इज बी इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ऐसा नहीं बोल सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, अगर और होता तो यहां यूनियन लगेगा, एंड है यानी ए और बी का साथ में घटित होना। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए और पी बी यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। और मान लीजिए 3 इवेंट हैं, तो देखिए ये अगर ए बी सी आर अकरिंग टुगेदर, देन इनका जो, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए इनका मल्टीप्लाई पी ए मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई पी सी होगा, ठीक है। अच्छा आप कुछ और भी रिजल्ट देखते हैं। देखिए किसी भी घटना का घटित होना और ना घटित होना, यानी अकरिंग ऑफ इवेंट और अकरिंग ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट, टोटल मिला के 1 के बराबर होता है। तो अगर किसी का अकरिंग ना अकरिंग होने का जो इवेंट होता है वो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। देखिए इसको हम कभी डैश लगा के लिखते हैं, कभी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए सवाल में ऐसे दिया हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी बी, है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट अकरिंग। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस माइनस पी ए यूनियन बी, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पर उसमें क्या होता था, वेन डायग्राम यू होता था, यूनिवर्सल सेट होता था, यहां पर एस आएगा, सैंपल स्पेस आएगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अब देखिए हाँ एक चीज और भी है कि किसी भी घटना का घटित होना, अगर 2 या 2 से अधिक इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके ना घटित होने का भी जो इवेंट होता है वो भी इंडिपेंडेंट ही होगा, उनका प्रोडक्ट भी इंडिपेंडेंट होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मतलब ए के ना घटित होना, बी का घटित होना, तो इनका अलग अलग मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, तो इनका सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। या ए मल्टीप्लाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको पी ए मल्टीप्लाई पी बी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ए और बी दोनों के घटित ना होना की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको हम और भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है इसलिए ऐसा हो सकता है। फिर बाकी जो सवाल हम करवाएंगे, इसको हमने केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया ताकि सवाल समझ में आ जाए, बाकी तो सवाल करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
अब यहां पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। क्या कर रहा है? फाइंड पी इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन क्या होता है? अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो साथ में घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी। अगर इंडिपेंडेंट है तभी ऐसा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी इंटरसेक्शन बी। तो पी ए हमारे पास क्या दिया है? 3/5, और पी बी हमारे पास क्या दिया है? 1/5। तो हमारे पास क्या आ गया? 3/25। ये आंसर आ गया सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है। 2 cards आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए 52 कार्ड्स हैं इसमें, ये देखिए 52 कार्ड्स हैं, और फाइंड 2 कार्ड जो है एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 52 जो कार्ड हैं, इनमें से हमने पहले एक कार्ड निकाला, कोई भी निकल सकता है, और फिर उसको वापस उसमें नहीं रखा हमने, फिर दूसरा कार्ड निकाला। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, लेट ड्राइंग ऑफ फर्स्ट ब्लैक कार्ड, क्या मान लें इसको? कोई बात, कोई भी मान सकते हैं, ए मान लिया हमने। एंड ड्राइंग ऑफ सेकंड कार्ड, इसको हमने बी कह दिया। ठीक है, ये ए और बी लिख सकते हैं, E1 E2 भी लिख सकते हैं ना। तो अब चूंकि ये, तो देखो इस पे, अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इंटू अकरिंग ऑफ सॉरी, इनका साथ में घटित होने का क्या मतलब हुआ कि इसका में इंटरसेक्शन लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? अब आप देखिए, अगर ये पहला कार्ड 52 पत्तों में से अगर एक पत्ता उसने निकाला तो फिर ठीक है, और फिर उसको देखने के बाद फिर उसमें रख दिया उसने, तो ये तो इंडिपेंडेंट है। उसमें अगर रख देता हो तो इंडिपेंडेंट हो जाता, लेकिन उसने वापस नहीं रखा। तो पहली बार में हमने एक पत्ता जब कभी निकाला, मान लो, तो कितने होते हैं? कितना लिखेंगे हम? फर्स्ट कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? पी ए इंटू पी बी बाई ए, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो पत्ता वापस उसमें रख दिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, कोई पत्ता आपने निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। फिर उसमें रख दिया आपने, फिर दूसरा पत्ता निकाला, फिर 1/52, तीसरा पत्ता निकाला, 1/52। तो ये तो ऐसे होगा। लेकिन अगर आपने नहीं निकाला है, उसमें आपने एक पत्ता तो निकाल लिया और फिर उसके बाद उसको वो नहीं रखा वापस, तो अब एक पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो ये डिपेंडेंट हो जाएगी। तो आप देखिए, पी ए हमारे पास क्या आएगा? ब्लैक पत्ते कितने होते हैं इसमें? देखिए लिखा है 8 ब्लैक। तो ब्लैक हमारे, देखिए ये जो है 13, तो ये हो गए। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने डायग्राम इसीलिए बनाया है। यहां पर देखिए ये 13 है, ये और ये भी 13 है। ब्लैक कार्ड दिख गए ना। अब कितने टोटल हो गए? 26। मतलब ब्लैक कार्ड 26 हैं। तो 26 इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 26
C1 बाई, इसका मतलब क्या हुआ, 26 C1 का मतलब होता है 26 में से कोई भी एक पत्ता हमने निकाला, ठीक है, बाई 52 में से C1 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन है, सिंपल वाले क्वेश्चन में ये सब ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 26 बाई 52। देखिए 26 में से कोई भी कार्ड आ जा सकता है, यानी ब्लैक कार्ड निकालने का कितने कार्ड हो सकते हैं, 26, तो 26 में कोई भी निकाला जा सकता है, तो उसमें से हमने ऊपर लिख दिया, टोटल है 52। अब एक कार्ड जब उसने निकाल लिया तो वापस नहीं रखा, तो अब ब्लैक कितने बचे, 25, ठीक है। और जब एक घटना हो गई ये वाली, जब एक पत्ता निकल गया ब्लैक का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब एक निकल गया तो एक घटना कब घटेगी, जब एक घटित हो गई, तो क्या हो जाएगा, इसको 25 बाई 51 ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक पत्ता निकल गया है, वापस नहीं रखा गया, तो टोटल 51, और ब्लैक कार्ड जो है वो 26 थे, तो 1 माइनस हो गया, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 26 1 जा और 2 जा, फिर क्या हो जाएगा, 25 बाई 102, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले पत्ता निकाला था उसको हमने वापस नहीं रखा, फिर दूसरा हमने पत्ता निकाला, ठीक है। ये हमने आपको डायरेक्ट यहां लिख दिया है। आप चाहें तो यहां पर अलग अलग लिख भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26 बाई 52 यानी 1/2, और इसको लिख सकते हैं 25 बाई 51 ऐसे, तो इसको यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, पहले एक बार इसको पढ़ लें आप। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges, यानी किसी बॉक्स में बहुत सारे ऑरेंजेस रखे हुए हैं और उसमें किसी ने हाथ डाल करके उसमें से ऑरेंज एक एक करके 3 संतरे निकाले। एक बॉक्स में बहुत सारे संतरे थे, देखिए आपका डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमने संतरे बहुत सारे हैं इसमें, तो एक बार हाथ डाला तो एक संतरा निकाला, फिर उसको वापस नहीं रखा। अगर वापस रख देते तब तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा, लेकिन वापस नहीं रखा, यहां पर लिखा है देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जब एक ऑरेंज उन्होंने निकाला तो उसको वापस नहीं रखा, तो फिर दूसरा ऑरेंज निकाला उसको भी वापस नहीं रखा। तो ऐसी कंडीशन में इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, मतलब तीनों ऑरेंज कैसे होने चाहिए, गुड होने चाहिए, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। मतलब अगर तीनों ऑरेंज जो उन्होंने निकाले, कोई भी निकाल सकता है, तो सवाल है वैसे, लेकिन क्या कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑरेंज को चेक करता है तो पहली बार उसने निकाला तो गुड निकला, फिर उसको अलग रख दिया, फिर दूसरा निकाला वो भी गुड निकला, फिर तीसरा निकाला वो भी गुड निकला, तो 3 गुड निकल गए, तो उसके बाद अप्रूव कर दिया कि करेक्ट है ये, तो इसको आप बेच सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं निकला इट इज रिजेक्टेड। अगर मान लीजिए वो गुड नहीं निकला तो अच्छा नहीं होगा, सड़ा हुआ होगा, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस 15 ऑरेंजेस तो टोटल हैं, ध्यान दीजिए 15 ऑरेंजेस तो टोटल हैं। देखिए आप समझिए, ये हमने एक डिब्बा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमने यही ऑरेंज जो है, कितने ऑरेंज है, 15 ऑरेंज, आउट ऑफ विच 12 आर गुड और 3 आर बैड। तो देखिए 15 है, 15 है इसमें, 1 2 3 देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहां क्या लिखा है, 12 आर गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये गुड हैं। ये सभी क्या हैं, दे आर गुड, ये सब गुड हैं। और खराब वाले कौन से हैं, खराब वाले हैं देखिए ये 1 2 और ये 3, ये बैड है क्योंकि ये सड़े हुए हैं। ये भी बैड है और ये भी बैड है। अब आप ये देखिए इसमें जो है टोटल कितने हो गए, तो इसमें होगा टोटल है 15 और गुड वाले कितने हैं 12, बैड वाले कितने हैं 3। अब आप देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ABC लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक, अब आप देखिए इसका सवाल करते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गुड ऑरेंजेस 3 good oranges are drawn 1 by 1। 1 by 1 का मतलब 1 by 1, ठीक है। अब आप देखिए पहली बार आपने देखा टोटल हमने लिखा 15 और आपने 3 गुड ऑरेंजेस, पहला वाला गुड निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, टोटल गुड कितने हैं 12, तो 12 में से कोई भी निकल सकता है और टोटल 15 है। फिर मल्टीप्लाई, अब एक निकल गया, अब इसमें से एक निकल गया तो कितना बचा, ये कितना बचा 14 और गुड में से एक निकल गया कितना बचा 11। तो अब चूंकि रिप्लेस किया नहीं है उसने वापस नहीं रखा है इसलिए क्या हो जाएगा 11 by 14। फिर अब 2 संतरे निकल गए, 2 ऑरेंज निकल गए, कितने बचे, इसमें से फिर एक निकल गया, इसमें से फिर एक निकल गया, इसके बचे 13 और इसके बचे 10, तो कितना हो जाएगा 10 by 13, ठीक है। अब आप इसको काट पीट सकते हैं, यही रिजल्ट है। तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 3 4 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 44 by 91। ये आंसर आ गया आपका। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप देखिए अब ये जो कॉइन है, अ फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाई, देखिए आर टॉस्ड। देखिए एक डाई टॉस कर सकते हैं तो 6 रिजल्ट आएंगे, ये देखिए हैं, देखिए पहला, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 रिजल्ट आ सकते हैं। और इसमें देखो हेड टेल 2 रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो जब क्या करेंगे, अ फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड आर टॉस्ड, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉइन को उछाला हमने, तो एक कॉइन को 1 कॉइन इज टॉस्ड, तो इसके कितने रिजल्ट आएंगे, हेड और टेल आएंगे। फिर अगर हेड आता है तो इसके साथ क्या करेंगे हम, फिर देखो एक इसको क्या उछालेंगे, डाइस उछालेंगे, डाई, एक बार डाई उछालेंगे, DIE डाई, ये तो 1, देखो हेड के लिए 1, फिर 2 3 4 5 और 6 रिजल्ट इसके लिए। देखो हेड और इधर आएगा टेल, सॉरी यहां पर टेल लिखना था हमें, तो यहां पर टेल आएगा, तो टेल के लिए भी कितने हो जाएंगे 1 2 3
4, 5 और 6। तो देखिए एक कॉइन जब हमने टॉस किया तो उसके बाद हेड आया या टेल आया, तो हेड आया तो हेड, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉइन भी उछालेंगे। तो देखिए टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए सैंपल स्पेस इक्वल टू, इस हेड के साथ भी सबको लेना है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 है, फिर हो गया 6, फिर इसके बाद टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, सॉरी टेल 3, टेल 4, टेल 4 और टेल 5 और टेल 6। ये इतने रिजल्ट आ गए, 1 2 3 4 5 6 6 12, यानी 12 रिजल्ट है ये टोटल। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाई आर टॉस्ड, दोनों साथ में उछाले जाते हैं। लेट ए बी द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए क्या है, हेड appeared on coin। फिर क्या है, बी क्या है, बी क्या है, ए बी द इवेंट, हेड appears on the coin and बी द इवेंट 3 on the die, बी 3 on the die, यानी डाई में 3 होना चाहिए। तब आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, एच अपीयर्ड ऑन द कॉइन। तो देखिए एच कौन से हैं, कितने एच हैं, 6 एच हैं, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए H1, H2, H3, H4, H5, H6, हेड अपीयर ऑन द कॉइन। तो ये हो गया टोटल रिजल्ट। ये कितने रिजल्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 रिजल्ट आ गए ऑन द कॉइन। अब 20 का आ गया, और क्या कह रहा है, 12 भी हो गए। और अगर इसमें हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एंड बी द 3 ऑन द, चेक वेदर ए एंड बी आर डिपेंडेंट और नॉट। तो अब हमें ए और ए बी का भी इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच, इन दोनों में क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा जो एच भी हो उसमें और 3 भी हो, तो H3 ये वाला हो गया ना, हेड और 3, H3 हो गया, यानी इसमें रिजल्ट क्या आएगा, H3। ये देखिए कॉमन है। अब आप इसका रिजल्ट निकाल लें हम पहले, पी ए नाउ, ठीक है। सबसे पहले पी ए, यानी पी ए के वैल्यू क्या हो गई, 6 टोटल, यानी 6/12 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 6/12। और पी बी क्या है अपने पास, बी हमारे पास क्या है, 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई हमने लिखा नहीं है, 3 ऑन द डाई का मतलब H3 और T3। देखिए H3 और T3, और देखिए कितने हैं, 3 3, बस 2 ही हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पीबी की, 2/12। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6। और दोनों में क्या कॉमन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/12। अब आप देखिए
पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/12। देखिए ए इंटरसेक्शन बी 1/12 और पी ए मल्टीप्लाई पी बी बराबर क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 1/12। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया पी ए इंटू पी बी। सो देखिए अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या होगा सो दे आर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट क्या होता है तो क्या क्या कंडीशन होती है आपको याद है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी, यही तो होता है। तो अभी अभी आपने देखा अगर इंडिपेंडेंट है तो देखिए रिजल्ट क्लियर है, तो हो गया ये। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन सिंपल। सैंपल स्पेस देख लीजिए 6 है ये 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस अगर इसको हम देखें पूरे को तो टोटल रिजल्ट्स या सैंपल स्पेस भी हम कह सकते हैं एस बराबर यही तो है 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और क्या कह रहे हैं, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, ठीक है, एंड 4 5 6 इन ग्रीन। एक में 1 2 3 है, इसमें क्या है, एक मिनट, 1 2 3 इन रेड, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये तो रेड है, ये तीनों मिला के ये तो रेड हो गया मान लीजिए। और 4 5 6 यानी 4 5 6 आ ग्रीन, तो ये क्या होगा, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन, ए भी ग्रीन, ए भी ग्रीन, और ये रेड, ये भी रेड, इसे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रेड तो दिख ही रहा है, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट, अब ए हमने इवेंट क्या मान लिया, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन। तो इवन कौन कौन से होंगे, देखिए 2 4 6, 2 4 6 ये हो गया 2 4 6, और बी and be the event, the number is red, the number is red, the number is red कौन कौन से में है, 1 2 3, इसमें तीनों में रेड है, 2 4 6 और 1 2 3। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हैं, आप देख लो, यानी इवन भी होगा रेड भी होगा, तो कौन से हो गया, 2 2 है ना, 2 हो गया बस। अब देखो क्या पूछ रहा है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, नाउ क्या करेंगे हम, अब इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या हो जाएगा, देखिए 3 टोटल में से 3/6 यानी 1/2, पी बी इक्वल टू 3/6 यानी 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा 1/6। अब आप देखिए नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 1/6, तो पी ए इंटू पी बी इन दोनों का गुणा करें तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू
पी बी। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। राइट, ठीक हो गया। तो ठीक है जी सर। अब आप देखिए यहां पर क्वेश्चन है, लेट ई एंड एफ, पी ई हमारे पास गिवन में है, पी ई इज इक्वल टू 3/5, पी एफ इज इक्वल टू 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 1/5। अब हमें क्या देखना है, पी ई इंटू पी एफ, पहले इसका हम गुणा कर लें तो क्या आ जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई 3/10 यानी 9/50। और पी ई इंटरसेक्शन एफ ये भी हम देख लें तो क्या हो गया, ये हो गया 50, पी इंटरसेक्शन 1/5, शायद यही है। आर ई एन, लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद पी बराबर पी एफ बराबर ये पी इंटरसेक्शन एफ, तो क्या है, तो देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हो गया, 6 है ये। सातवां देखिए, पी ए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 और पी बी इज इक्वल टू पी। फाइंड पी, पी हमें ज्ञात करना है। इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, उनमें कोई कॉमन नहीं है। तो अगर कोई कॉमन नहीं है तो क्या मतलब होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए, इफ पहला केस, इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if A and B are mutually exclusive, then A intersection B is equal to, इनका 0 हो जाएगा। तो यहां पर फार्मूला क्या बन जाएगा, P A यूनियन B इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये हम लिख सकते हैं। पहला केस है हमारे पास, ये पहला सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिए पी ए यूनियन बी कितना है, 3/5, पी ए कितना है हमारे पास 1/2, पी बी हमारे पास कितना है पी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 10, तो 5 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 2 5 जा 5 1 जा 5 यानी 1/10। P की वैल्यू पहली कंडीशन में आ गई 1/10। अब सेकंड केस क्या है, केस सेकंड, A and B are इंडिपेंडेंट। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये होता है। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। अब ये इंडिपेंडेंट है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यानी पी ए प्लस
पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, ये हम लिख सकते हैं, ये अलग है यहां। तो पी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, पी बी की वैल्यू क्या है पी है, माइनस पी ए की वैल्यू क्या है फिर 1/2, और पी बी की वैल्यू क्या है पी है, और पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 3/5 है। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो 3/5 इक्वल टू, देखिए 1/2 प्लस पी माइनस p/2, यानी एक पी में से आधा घटा दें तो क्या आएगा p/2 आएगा। इसमें एलसीएम ले लें तो 1 प्लस p/2 आएगा। 3/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या आएगा 5 1 जा 5 प्लस 5p इक्वल टू 3 2 जा 6, तो 5p इक्वल टू 6 माइनस 5, तो p इक्वल टू 1/5। ये हो गया। अब ये नंबर है, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो देखिए पी ए इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये अगर इंडिपेंडेंट लिखा है इसलिए ये है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू क्या है 0.3, पी बी वैल्यू क्या है 0.4, 4 3 जा 12, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे यहां पर लग जाएगा 12। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो पी ए हमारे पास कितना 0.3 प्लस 0.4 माइनस पी ए कितना 0.3 मल्टीप्लाई 0.4, तो हो गया 4 3 7 0.7 लगा सकते हैं, माइनस 4 3 12 0.12 लिख सकते हैं। तो 10 में से 2 घटा 8, 6 में से 1 घटा 8 और 5.0, 58 2 60 10 70। ठीक है, 0.58 इसका रिजल्ट आ गया 0.58। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड थर्ड में क्या देखते हैं पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। यह तो फार्मूला होता है, पहली वाली एक्सरसाइज में था ये। पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है इवेंट है, और ये पी बी हो गया, तो पी बी से पी बी कट जाएगा तो क्या बचा पी ए ही आया ना, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी 0.3, सीधी सी बात है। और इसी तरह से पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए, इसको हम इंडिपेंडेंट है तो क्या लिख सकते हैं पी बी इंटू पी ए बाई पी ए कट गया, क्या आ गया पी बी। ए भी क्लियर है, अब हो गया। नाइन्थ, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/4, पी बी हमारे पास क्या है 1/2, तो हम क्या लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी क्या हो जाएगा
1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। देखिए पी ए इंटू पी बी, और पी ए और पी इंटरसेक्शन भी गिवन में है, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8 बिकॉज पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, सो ए एंड बी आर independent इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स, ये हो गया। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, अब आप देखिए क्या लिखा, फाइंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ए, यानी ए नॉट ऐसे भी लिख सकते हो और ए के ऊपर ऐसे भी लगा सकते हो, तो हमने ऐसे लिख दिया इंटरसेक्शन बी नॉट, ऐसे मतलब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी नॉट। यहां पर क्या लिखा हमने, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। क्या होता है डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी ए, ये डी मॉर्गन लॉ है, तो इसको हमने इधर लगा दिया। अब आप देखिए यहां लिखा है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखिए ये क्या लिख सकते हैं हम, टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो सैंपल स्पेस टोटल, तो क्या होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये होगा ये, ठीक है। अब 1 माइनस पी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। अब आप देख लो 1 माइनस पी ए कितना है, सवाल में देखना पड़ेगा, 1/4 प्लस पी बी कितना है 1/2 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/4 माइनस 1/8, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, आ जाएगा 1 माइनस 3/4 माइनस 1/8 इक्वल टू 1 माइनस 8, 6 माइनस 1 माइनस 5/8, एलसीएम 1 करके, तो 8 माइनस 5/8 यानी 3/8, यही आंसर आना चाहिए, ठीक है, 3/8। 10वां क्वेश्चन, हियर इज रिटन नॉट ए नॉट बी, पी ए यूनियन बी है, ये ए नॉट और बी नॉट बराबर 1/4 गिवन में है, तो इसका मतलब ये डी मॉर्गन लॉ यूज करें। आप देखो इसको तो आप ऐसे लिख दो, डैश ही लगा देते हैं, अभी तक हमने डैश लगाया, तो अब क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन लॉ यूज करके ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1/4। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा बराबर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास हो गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 1 जा 4 में 1 घटा 3/4। अब आप देखिए नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारे पास क्या है 3/4, पी ए हमारे पास क्या है 1/2, पी बी हमारे क्या 7/12, तो पी ए इंटू पी बी हमारे पास क्या 1/2 मल्टीप्लाई 7/12 यानी 7/24,
because 3 by 4 is not equal to 7 by 24 means 3 by 4 यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. सो ए एंड बी आर नॉट independent events. Okay, I have completed 10 questions and the remaining question will be in the next video. Till that, good night. You are all requested to subscribe, like and share and comment please if you have any comment. Thank you very much again.